नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा है ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। शालिनी अपने माता पिता को लगातार फोन किए जा रही थी, लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा था। माँ का फोन स्विच ऑफ और पिता का फोन लगातार व्यस्त आने से शालिनी का मन किसी अनहोनी की आशंका में डर रहा था। आज ऑफिस के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। फिर थक हार कर ऑफिस के लंच ब्रेक में उसने अपनी मम्मी की पड़ोसी आंटी को फोन लगाया और कहा, हेलो आंटी जी, नमस्ते। आंटी जी, आज मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आंटी प्लीज, क्या आप एक बार उनसे मेरी बात करा सकती हैं? आंटी जी ने दबी आवाज में कहा, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं है। तभी आंटी जी के पीछे से उनकी बहू की आवाज आई, माँ जी आप सच सच क्यों नहीं बता देती? आंटी, भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही हैं? तब तक फोन आंटी की बहू ने लेकर कहा, शालिनी मैं माफी चाहूंगी, सबने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। दरअसल कल रात को तुम्हारे घर में कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ को सिर पर डंडे से वार किया और उनको चोट आ गई है। और अंकल जी चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए हैं। कल रात से ही सब परेशान हैं। आज भी अंकल अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले ही परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? उन लोगों को देखकर कभी कभी लगता है काश उनको भी कोई एक बेटा होता, तो वे आज यूं बेसहारों की तरह ना रह रहे होते। बात तो कड़वी है, पर देखो शालिनी, आखिर तुम उनकी इकलौती संतान हो, तो अब तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की जरूरत है। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, क्या भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे माँ बाप हैं और उनकी बेटी जब तक जिंदा है वो बेसहारा नहीं हो सकते। मैं ही उनकी बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं आज ही आ रही हूँ शाम तक। शालिनी के कानों में भाभी की बातें सूल की भांति चुभ रही थी। उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। शालिनी ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फोन आया। वो शालिनी से बात करके ऐसे जता रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी शालिनी ने रूधी आवाज में कहा, क्या पापा, आप अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया कि कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी नहीं माफ कर पाती। बताइए माँ कैसी है? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुँच जाऊंगी। पापा बोले, अभी सब कुछ ठीक है बेटा, तू ये सब जानकर खामखा परेशान होती, इसलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मैं मिलकर बात करती हूँ। शालिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वह एक आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो, ससुराल वालों को बहू का मायके वालों से लगाव रखना बिल्कुल नहीं भाता। वैसे तो सब कुछ ठीक था शालिनी के ससुराल में, लेकिन जब भी बात मायके जाने की होती तो मायके के नाम से ही उसकी सास बखेड़ा खड़ा कर देती, क्योंकि उसकी सास गीता जी को शालिनी का मायके जाना या ज्यादा देर तक फोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शालिनी के पति का भी वही हालत था। माँ बेटे बिल्कुल एक जैसी ही भाषा बोलते थे। शालिनी परिवार में सास ससुर और अपने पति और दोनों बेटों के साथ रहती थी। सास गीता जी बात बात पर शालिनी को ताना देते हुए कहती, देख बेटा, हमने तो गलती कर दी इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर,
लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो सबको यही समझाती हूँ, ऐसी बहुएं सिर्फ माता पिता की ही सगी होती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मायके पर ही होता है। शालिनी घर पहुँचते ही देखी कि अखिलेश भी घर पर ही हैं। शालिनी ने कहा, अच्छा हुआ अखिलेश, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ माँ पापा को साथ लेकर आऊंगी इस बार। गीता जी ने कहा, ये क्या नया नाटक है तुम्हारी, और कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, समझी? वो हमारे यहाँ हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकते। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं रहे, तभी तो वो एक बेटे को भी जन्म नहीं दे पाई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है, तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तुम मायका भूल जाओ, समझी? तभी शालिनी के पति ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, जरूरत ही क्या है तुम्हें उन्हें यहाँ लाने की। तुम्हारे माँ पापा इतने भी बूढ़े नहीं हुए जो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। क्यों हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि एक आध नौकर रख लें, वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी तो है नहीं। पति और सास की बातें सुनकर शालिनी के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसने तो अखिलेश से शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फर्ज को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह आज भी वही हुआ जो पहले होता आया था। लेकिन आज तो शालिनी को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में शालिनी ने कहा, मिस्टर अखिलेश, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी, समझे? और जो तुम मुझसे कह रहे हो, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बूढ़े तो ये भी नहीं हुए कि वो अपनी ख्याल खुद ना रख सकें। और मान लो ना रख पाए तो कह दो, दो नौकर रख ले। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रखी है? और माँ जी, मायका भूल जाऊं, क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है। तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं कि जिस तरह आप लोगों ने अखिलेश को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं खुद के बलबूते पर उनका ख्याल रख सकती हूँ। जबान संभाल कर बात करो शालिनी, तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का इस तरह अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर अखिलेश, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है? और मेरे माँ बाप का कोई सम्मान ही नहीं, क्यों? जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, ठीक उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात, अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया ना, वह ज्ञान फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ ही तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर देंगे। शालिनी ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक किया और अपने दोनों बेटों के साथ लेकर निकलने लगी। तो सास ने कहा, शालिनी, अगर आज तुमने इस घर से बाहर बिना हमारी इजाजत के कदम निकाला तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके। और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। शालिनी ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर आपका नहीं है, मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। और दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों जैसा मतलबी नहीं बनाना चाहती। इसलिए इस घर से जाने और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ,
एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को ही इस काबिल बनाया है कि उनकी बेटी ही काफी है उनके लिए। शालिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए अखिलेश से कहा, अखिलेश भूलो मत, भले ही तुम दो बेटों के बाप हो, तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों नहीं हैं, इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माँ बाप के दर्द का एहसास भले ही ना हो, लेकिन वक्त सबका आता है। कहकर शालिनी घर से निकलकर अपने मायके पहुंच गई। शालिनी और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन अखिलेश भी सुबह सुबह वहां पहुंचा। अखिलेश को देखकर शालिनी को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश यहाँ आ गए। अगले दिन शालिनी अपने माँ बाप को अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी, तो शालिनी के पापा ने कहा, अखिलेश बेटा, तुम इसको समझाओ कि ये अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यहाँ ठीक हैं। तब अखिलेश ने कहा, समझाना शालिनी को नहीं बाबूजी, आपको है। अगर उस रात भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती तो इसलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। शालिनी व अखिलेश माँ बाबूजी को मनाकर अपने साथ घर ले आए, लेकिन शालिनी ने अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जाने की बजाय वहीं उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। तो अखिलेश ने शालिनी को अकेले में बुलाकर कहा, शालिनी ये सब क्या है, तुम माँ बाबूजी को घर क्यों नहीं ले चल रही हो? तब शालिनी ने कहा, देखो अखिलेश, मैं अपने माता पिता को अच्छे से जानती हूँ, उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाएंगे। देखो शालिनी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तब शालिनी ने कहा, अखिलेश तुम्हें अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन आज अभी मैं इनके साथ ही रहूंगी, क्योंकि ये जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पापा के हिसाब से सेट कर लेने के बाद मैं घर आती हूँ। अखिलेश ने शालिनी को गले लगाते हुए कहा, शालिनी, काश भगवान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटी दी होती। प्रिय श्रोतागण, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।